हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एसएससी जेई की एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉलम्स। अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट की बात करता हूं, हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। एक नया टॉपिक यहां पर लेकर आया हूं, कॉलम्स। इस पे बेस्ड अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स तो ना के बराबर है, और अगर है भी तो वो बहुत इजी लेवल के हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मेनली क्वेश्चंस किस तरह के, तो मेनली क्वेश्चंस है जिनमें रेशियोज कैलकुलेट करने होते हैं। कॉलम्स के चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो मेनली दो थ्योरीज। पहली थ्योरी पढ़ते हो दैट इज द आइलर्स थ्योरी, जो कि हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं टू कैलकुलेट द बकलिंग लोड या फिर क्रिपलिंग लोड। वहीं इसके अलावा जो दूसरी थ्योरी है दैट इज रैंकाइंस थ्योरी, जो कि यूज की जाती फॉर द इंटरमीडिएट कॉलम, जिसमें क्रशिंग और बकलिंग दोनों ही देखने को मिल सकती है। तो ये दो थ्योरीज है जिनको आपको मेनली पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। चैप्टर को तो खैर मैं ये अज्यूम करता हूं कि आप लोगों ने पहले ही कवर अप कर लिया होगा। क्वेश्चंस को हम लोग चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं और इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एसएससी जेई 2009 में पूछा गया था दैट व्हेन द स्लेंडरनेस रेशियो इन अ कॉलम lies between 32 to 120 it is known as। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये जो स्लेंडरनेस रेशियो लिखा हुआ है ये होता क्या है। तो देखिए, मैं अगर स्लेंडरनेस रेशियो डिफाइन करूं, लैम्डा से इसको इंडिकेट किया जाता है। दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी द इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। अब ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है इसको आप लोग डिफाइन करते हो एज इक्वल्स टू बी द अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द एरिया। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर हमारा स्लेंडरनेस रेशियो है, इसकी वैल्यू की बेसिस पे अगर मैं बात करूं, यहां पर हम लोग कॉलम को डिवाइड करते हैं इनटू थ्री कैटेगरीज। पहली कैटेगरी होती है हमारे शॉर्ट कॉलम्स की, है ना। और शॉर्ट कॉलम्स कौन से होते हैं? शॉर्ट कॉलम्स ऐसे कॉलम्स होंगे जिनके लिए लैम्डा की वैल्यू 32 से कम है। एंड ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट कॉलम्स का जो फेलियर होगा दैट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ द क्रशिंग। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ कॉलम्स जो होते हैं दैट आर इंटरमीडिएट कॉलम्स, दैट आर इंटरमीडिएट कॉलम्स। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इंटरमीडिएट कॉलम्स की बात करता हूं तो इनके लिए जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो 32 से लेकर 120 के बीच में होती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही चुका है। एंड जो थर्ड टाइप ऑफ कॉलम्स है दैट आर द लॉन्ग कॉलम्स। लॉन्ग कॉलम्स की बात करें तो इनके लिए जो लैम्डा है उसकी वैल्यू 120 से ज्यादा होती है। लॉन्ग कॉलम्स बकलिंग के कारण फेल होते हुए हम एज्यूम करते हैं, और इंटरमीडिएट में बकलिंग और क्रशिंग दोनों का ही इफेक्ट लिया जाता है, और शॉर्ट कॉलम्स में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि भैया सिर्फ क्रशिंग ही देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, 32 टू 120 लिखा गया था, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज योर मीडियम कॉलम, दैट इज द मीडियम कॉलम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहां पर मिल जाता है। बट देखिए, ये था 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसी तरह से यहां पर देखिए 2015 में भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि भैया अगर एक कॉलम मीडियम साइज का है, अब मीडियम साइज मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ और नहीं कि सर ये इंटरमीडिएट लेंथ की बात कर रहा है ना। तो इंटरमीडिएट कॉलम के लिए मैंने आपको अभी अभी बताया कि लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, 32 से लेकर 120 के बीच में होती है। अब ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है कौन से ऑप्शन में? दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। तो देखो, बड़ी इजी, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आगे और देखते हैं, पूरा चैप्टर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला 2011 का है, बहुत ज्यादा सिंपल। पूछ रहा भैया स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट कुछ और नहीं सर, वो तो एक कंप्रेशन मेंबर है जो कि मेनली यूज किया जाता है रूफ ट्रसेस में या फिर ब्रिजेस में। जो आप यूज करते हो कॉल अपना कंप्रेशन मेंबर, उसको बोलते हो आप एज द स्ट्रट। इसका मेन काम एक्चुअली रिजिडिटी टू द स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है। इसमें जनरली ग्रेविटेशनल लोड कैरी करने के लिए इसको डिजाइन
नहीं किया जाता। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रट्स की बात करता हूं तो जैसे जैसे मैंने अभी पॉइंट्स बोला, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला, दैट इट इज द कंप्रेशन मेंबर दैट इज यूज्ड इन द रूफ ट्रसेस और इन द स्टील ब्रिजेस, इन द स्टील ब्रिजेस। इसी के अलावा फिर मैंने आपको क्या बोला कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रट है, ये इसका मेन रोल होता है टू प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द स्ट्रक्चर। सो मैं लिख सकता हूं दैट इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द स्ट्रक्चर, रिजिडिटी टू द स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बोला कि ये जो स्ट्रट है ये जनरली ग्रेविटेशनल लोड कैरी करने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है। तो मैं लिख सकता हूं दैट इट डू नॉट कैरीज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये इसके लिए डिजाइन नहीं किया जाता। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लग सकता है, लेकिन इसको हम लोग डिजाइन नहीं करते ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मेरे पास 3 पॉइंट आ गए, लेकिन एक्चुअली मेनली जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज कि भैया स्ट्रट होते क्या है। तो स्ट्रट्स आर नथिंग बट दीज आर द कंप्रेशन मेंबर्स, दीज आर द कंप्रेशन मेंबर्स, मतलब जिनमें कंप्रेशन एक्ट करने वाला है। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करने वाला है। तो आंसर मिल चुका है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, टेंशन मेंबर्स क्या होता है सर? टेंशन मेंबर जिनमें टेंशन एक्ट करती है, टाई बार्स आप काउंट कर सकते हो यहाँ पर। फ्लेक्सुरल मेंबर्स मतलब ऐसे जिनमें बेंडिंग मोमेंट मेनली कॉज करती है, भैया बीम को काउंट कर लो यहाँ पर आप लोग। टॉर्जन मेंबर्स क्या होते हैं? जिनमें कोई ट्विस्टिंग मोमेंट एक्ट करने वाला है ना। तो शाफ्ट जो होती है उनमें आप लोग टॉर्जन मेंबर उनको बोल सकते हो। ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर शियर सेंटर से लोड नहीं एक्ट कर रहा है तो कोई भी पर्टिकुलर आपका बीम हो उसमें भी ट्विस्टिंग कॉज हो सकती है, तो उसको भी आप क्या बोल दोगे? एज द टॉर्जन मेंबर। अभी फिलहाल क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है और अगले क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2010 का, बोलता है कि भैया आइलर्स फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? तो देखो, सबसे पहली बात, आइलर्स फॉर्मूला भी अगर आप लोगों को याद होगा तो वो क्या बोलता है? क्रिपलिंग लोड के बारे में बताता है। इसके बारे में बताता है? बकलिंग लोड के बारे में बताता है। और बकलिंग लोड का फॉर्मूला क्या लिखता है? जनरली दैट इज गिवन एज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला ये क्या है भाई? ये बकलिंग लोड के लिए है। और बकलिंग किसके लिए होगी? किसमें होगी? बकलिंग उस कॉलम में होगी जिसकी लेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है। सो एक्चुअली अगर मैं आइलर्स फॉर्मूले की बात करता हूं तो आइलर्स फॉर्मूला एक्चुअली एप्लीकेबल है किसके लिए? for the long columns, that is applicable for long columns जिनमें जो फेलियर है वो बकलिंग के कारण होता है, ना कि क्रशिंग के कारण होता है। सो आंसर आ गया है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। देखते ही और टिक कर सकते थे आप लोग। चलो ठीक है, मैं तो एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा तो यहाँ पर टाइम लग सकता है थोड़ा, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में तो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। 2008 का क्वेश्चन है दैट आइलर्स क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम ऑफ लेंथ L with one end fixed and the other end hinged is। क्या बोल रहा है कि भैया अगर मैं आइलर्स के क्रिपलिंग लोड की बात कर रहा हूं, एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरा एंड अगर हिंज्ड है, तो उसका क्रिपलिंग लोड कितना होता है? तो देखो भैया, चार तरह की कंडीशंस आप लोग पढ़ते हो। पहली कंडीशन आप लोग पढ़ते हो दैट बोथ एंड अगर हिंज्ड है तो, है ना। तो पहली कंडीशन क्या है? बोथ एंड्स हिंज्ड। अच्छा, बोथ एंड्स अगर हिंज्ड है तो इसके लिए जो क्रिपलिंग लोड आता है ये है आपका स्टैंडर्ड केस, दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पर केस होता है वो होता है कि अगर मान लीजिए दोनों ही एंड्स कैसे है आपके? फिक्स्ड है। सो बोथ एंड्स अगर यहाँ पर कैसे है आपके? फिक्स्ड है, तो इस केस में क्रिपलिंग लोड की वैल्यू आती है 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। अच्छा, इसी के अलावा अगर मान लीजिए एक एंड आपका ऐसा है जो कि हिंज्ड है और दूसरा एंड जो है वो आपका फिक्स्ड है, तो अगर इस तरह का है तो उस केस में आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो? दैट द क्रिपलिंग लोड विल बी नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी योर पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है सर। अच्छा, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर आपको बोल देता हूं कि भैया एक एंड तो मेरा फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है, ये वाला जो एंड है ये क्या है? दिस इज फ्री, दिस इज हिंज्ड।
ठीक है। तो अगर एक एंड फ्री है तो उस केस में क्रिपलिंग लोड काफी कम हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बी पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L स्क्वायर। मतलब थोड़ा सा भी लोड अप्लाई करूंगा तो वो इजीली बकल हो सकता है, क्योंकि उसका एक एंड कैसा है, उसका एक एंड यहाँ पर फ्री है। फ्री है मतलब कोई रिस्ट्रेंट नहीं, अगर कोई रिस्ट्रेंट नहीं है तो वो इजीली बकल हो सकता है ना। तो सबसे ज्यादा जल्दी कौन बकल करता है, सबसे पहला सवाल है। सबसे इजीली कौन सा, इन चारों में से कौन सा केस सबसे इजीली बकल कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा सर जिसका एक एंड क्या है, हमारा फ्री है। अच्छा, दूसरा सवाल, कौन सबसे ज्यादा रिजिड है, स्टिफ है, जिसमें बकलिंग कम से कम होने वाली है? तो दैट इज योर फिक्स्ड एंड वाला केस। ठीक है, फिक्स्ड एंड मतलब जो मैंने सेकंड केस बोला है। अच्छा, इसी के अलावा आपको क्या पूछा जा सकता है कि भैया इफेक्टिव लेंथ की वैल्यूज क्या होंगी? तो इफेक्टिव लेंथ देखिए, हमेशा आप लोगों के पास ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इससे कंपेयर करो। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि भैया ये तो फॉर्मूला एज इट इज है, दैट मीन इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो लेंथ ऑफ कॉलम के बराबर ही होने वाली है। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले को स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ कंपेयर करूं, इस वाले फॉर्मूले के साथ, तो क्या देखने को मिलता है, दैट द इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल्स टू बी L/2 आ जाता है। वहीं अगर इस फॉर्मूले को मैं कंपेयर करता हूं तो इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, L इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी L/√2। और अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो हमें क्या मिलता है, दैट द L इफेक्टिव इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी योर 2L। मतलब जो भी लेंथ है उसका ट्वाइस लेंथ आपको काउंट करना पड़ेगा बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड केस। तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी फिलहाल खैर डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा गया था, कौन सा केस एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड हिंज्ड है, तो आंसर आ जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला पूछा था, हमें ये वाला फॉर्मूला पूछा था। दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैंने सारी चीज इसलिए एक्सप्लेन कर दी है ताकि आगे वाले क्वेश्चन में मुझे भी आसानी हो जाए और थोड़ी आप भी जल्दी जल्दी आंसर यहाँ पर चेक कर पाओ कि आपका क्या आंसर आ रहा है। इसलिए मैंने सारी चीज अभी तो बता दी है, लेकिन हाँ इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आप एप्लीकेशन देखते हैं जो हमने यहाँ पर लर्न किया है उसका। 2012 का क्वेश्चन है, क्या बोलता है, दैट द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ L हैविंग वन एंड फिक्स्ड इज गिवन एज हैविंग बोथ एंड, सॉरी हैविंग बोथ एंड बोला है, फिक्स्ड है। तो देखो अगर दोनों ही एंड फिक्स्ड हो तो उस केस में क्रिपलिंग लोड क्या होता है, उस केस में जो हमारा क्रिपलिंग लोड है उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू बी 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन L स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर फिर बोला था इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। L/2 एग्जैक्टली कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, इजी है। लेकिन हाँ देखो, फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर अब आप किसी को भी ब्लेम कर ले कि यार पढ़ाया नहीं था या पेपर टफ आ गया है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भैया क्वेश्चन तो बहुत इजी था। फॉर्मूला याद ना कर पाए तो गलती आप ही की है यहाँ पर। बाकी सारे स्टूडेंट्स सब सही करके जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप गलत कर रहे हो तो ज्यादा नुकसान है आपको, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिया, गलत कर दिया, वो बाकियों का सही हो जाएगा। तो इस तरह के इजी इजी क्वेश्चन एटलीस्ट गलत मत करना, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2017 का क्वेश्चन है, क्या बोलता है, दैट अ कॉलम विद द हाईएस्ट इक्विवेलेंट लेंथ इज। देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया कि हाईएस्ट इक्विवेलेंट लेंथ, हाईएस्ट लेंथ, है ना। मैं चलो अभी आपको यहाँ पर हाईएस्ट तो छोड़ो, मैं आपको इक्विवेलेंट लेंथ याद दिला देता हूँ, है ना। इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव लेंथ याद दिला देता हूँ। पहला केस जो था हमारा वो बोथ एंड हिंज्ड था, बोथ एंड्स हिंज था। देखो मैं आप लोगों को बार बार लिखकर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए, थोड़ा रिवीजन होता है तो याद हो जाता है। बोथ एंड अगर हिंज्ड है तो इफेक्टिव लेंथ L होती है, लेकिन अगर बोथ एंड फिक्स्ड होते हैं तो इफेक्टिव लेंथ हो जाती है L/2। बट अगर मान लीजिए एक एंड आपका कैसा है, वन एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड क्या है, हिंज्ड है, तो उस केस में यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ है वो हो जाती है L/√2। बता चुका हूं वैसे तो पहले। और चौथा यहाँ पर क्या है कि एक एंड कैसा है आपका, फिक्स्ड है, और दूसरा एंड कैसा है, दैट इज योर फ्री एंड। तो इस केस में यहाँ पर जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 2L। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि हाईएस्ट इक्विवेलेंट लेंथ किसकी होती है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज ऑफ दिस केस, दिख रहा है यहाँ पर, है ना। सो ऑब्वियस सी बात है, ये केस कौन सा है, दैट इज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अनदर इज
फ्री। अब अनदर फ्री किस में दिख रहा है? दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो वन एंड फिक्स्ड एंड द अदर इज इंटायरली फ्री, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2012 का क्वेश्चन है, बोलता है दैट द अलाउएबल स्ट्रेस इन अ लॉन्ग कॉलम कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द। देखिए लॉन्ग कॉलम की बात कर रहा है, इसीलिए मैं यहां पर अप्लाई करूंगा आइलर्स की थ्योरी। ठीक है, इंटरमीडिएट होता तो मैं रैंकाइन थ्योरी अप्लाई कर देता, लेकिन रैंकाइन के बारे में अभी फिलहाल सवाल नहीं है। आगे बताऊंगा रैंकाइन पे बेस्ड भी सवाल है, लेकिन बहुत कम है, तो उनको आगे हम लोग इस सेशन में ही आगे देखेंगे रैंकाइन पे बेस्ड क्वेश्चंस। बट अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, देखिए ये तो था लोड, बकलिंग लोड। क्या था फॉर्मूला? दैट इज इक्वल टू बी पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। अब अगर मैं आपको पूछता हूं कि भैया ये बता दो बकलिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, तो स्ट्रेस क्या होता है? दैट इज लोड अपॉन एरिया, मतलब पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर इंटू एरिया। इसी के अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बोला था दैट द रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी योर आई बाय ए। इसका मतलब देखो यहाँ पर आई बाय ए दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा? आई बाय ए इज नथिंग बट दैट इज द आर स्क्वायर। दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं पाई स्क्वायर ई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। देखिए ये जो एल अपॉन आर है, इसको बोलते थे हम लोग एज द स्लेंडरनेस रेशियो, जो कि मैंने आपको पहले ही एक क्वेश्चन में बता दिया है। तो इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं एज इक्वल्स टू बी पाई स्क्वायर ई बाय लैम्डा स्क्वायर, लिख सकते हैं इस तरह से। ऐसा मैंने इसलिए करा है यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन दोबारा भी आ जाए तो आप कम से कम वहां पर क्वेश्चन को गलत बिल्कुल भी ना करें। तो भैया मैंने यहाँ पर सारे के सारे जितने भी पैरामीटर्स है उनके रिस्पेक्ट में आपको फॉर्मूला लिखकर दे दिया है। अब आई होप शायद आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्या बोल रहा है कि भैया अगर मेरे को अलाउेबल स्ट्रेस इंक्रीज करना है, स्ट्रेस इंक्रीज करना है मतलब क्या है कि भैया मेरे को लेफ्ट हैंड साइड बढ़ाना है, मतलब राइट हैंड साइड को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या आप स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ाएंगे तो बात बन जाएगी? देखिए स्लेंडरनेस रेशियो तो दिख रहा है यहाँ पर नीचे, है ना। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? दैट स्ट्रेस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। तो क्या ये सही है? नहीं सर, ये गलत हो गया, इससे आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो। अच्छा दूसरी बात क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ कॉलम। तो देखो लेंथ ऑफ कॉलम भी अगेन क्या दिख रहा है? नीचे दिख रहा है। मतलब अगेन मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ। तो अगेन ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड क्या बोलता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो देखो ये रहा रेडियस ऑफ गायरेशन, ऊपर दिख रहा है, मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सर बिल्कुल, अगर मैंने आर की वैल्यू बढ़ाई तो एफ की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो ये सही दिख रहा है ना। बाकी अगर आपने इसेंट्रिसिटी बढ़ा दी है तो कम लोड में ही वहां पर इजीली फेल हो जाएगा, बिकॉज इसेंट्रिसिटी के कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस भी डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया इसेंट्रिसिटी बढ़ाई तो बेंडिंग स्ट्रेसेस बढ़ेंगे, अलाउेबल स्ट्रेस कम हो जाएगा, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। एकमात्र आंसर यहाँ पर सही है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। आई होप शायद आपने पहले ही आंसर टिक कर दिया होगा, क्योंकि मैंने तो एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा दिया है, आपने क्वेश्चन अपने हिसाब से सॉल्व करके पहले ही टिक कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 2013 का क्वेश्चन है दैट द बकलिंग लोड फॉर एन एक्सियली लोडेड कॉलम विद बोथ एंड्स फिक्स्ड इज। देखो भैया मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर दोनों एंड्स फिक्स्ड हो तो उस केस में जो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है दैट इज 4 पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। अगर दोनों एंड्स क्या है? हिंज्ड है, तो उस केस में फॉर्मूला बनता है हमारा दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। अच्छा एक और फॉर्मूला बताओगी, अगर एक एंड हिंज्ड है और दूसरा एंड अगर मान लीजिए फिक्स्ड है, फॉर्मूला बताओगे? मुझे पता है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है बताओ जरा? 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। अब ये मत बोलना कि सर ये बार बार क्यों लिख रहे हो, भाई मैं आप ही लोगों के लिए लिख रहा हूं, तो अगर आप लोग अभी फिलहाल वीडियो को स्किप कर रहे हो तो नुकसान आप ही लोगों का है, क्योंकि जितनी बार आप किसी फॉर्मूले को देखते हो उतनी बार आपका रिवीजन होता है और याद होता जाता है। तो बस आप ही लोगों की हेल्प करने की यहाँ पर कोशिश मैं आपकी
कर रहा था, है ना। तो फ्री है और एक फिक्स्ड है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज गिवन एज इक्वल्स टू बी पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4l स्क्वायर। तो बड़ी आसानी से ये सारे फॉर्मूलेज याद रखने हैं आप लोगों को। इफेक्टिव लेंथ की बात कर लेता हूं, l/2 होती है, l होती है, l/√2 होती है और 2l होती है। तो मैंने सारी वैल्यूज आपको लिखकर दे दी है। बाकी रही बात ये टेबल आप लोगों को अगर याद रखना है तो आप लोग बिंदास याद रख लीजिए। वैसे तो अभी तक मैंने इतनी बार लिखकर दे ही दिया है कि याद हो गया होगा। तो अभी फिलहाल आंसर क्या आएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2020 का क्वेश्चन है। बोलता है दैट 4 कॉलम्स आर आइडेंटिकल इन ऑल पैरामीटर्स एक्सेप्ट एंड कंडीशन। भैया एंड कंडीशन होनी चाहिए, ना कि एंड कंडीशन। अरेंज देम इन देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो देखिए सबसे ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी किसकी होगी, जिसमें फिक्स्ड और फिक्स्ड एंड्स हैं। फिर किसमें होगी, जिसमें फिक्स्ड और हिंज्ड एंड है ना। फिर किसमें होगी, फिर होगी जिसके दोनों ही एंड्स कैसे हैं, हिंज्ड और हिंज्ड है। और सबसे कम लोड कैरिंग कैपेसिटी किसकी होगी, जिसमें एक फ्री एंड है और दूसरा एंड है आपका फिक्स्ड एंड है ना। अच्छा, चारों की वैल्यूज भी मैंने आपको बताई है, दैट इज 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। और फिर इसके लिए फॉर्मूला आता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। और इसके लिए फॉर्मूला आता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4l स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सबसे ज्यादा है ये आपको ऑलरेडी पता है, बस अरेंज करने की बातें हैं यहाँ पर। सबसे पहले दोनों ही एंड्स देख लो जरा, फिक्स्ड किस में दिए है, दैट इज 2। तो सबसे बड़ा कौन सा आएगा, देखो मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है, तो इंक्रीजिंग कौन सा होगा, सबसे पहले छोटा वाला लिख लीजिए। छोटा मतलब जिसमें फ्री एंड है, तो फ्री एंड है मतलब 3 सबसे पहले आएगा। फिर आएगा आपका बोथ एंड हिंज्ड, तो बोथ एंड हिंज्ड मतलब 1 आ जाएगा। फिर आएगा एक एंड हिंज्ड है और दूसरा फिक्स्ड है, दैट इज योर 4। और लास्ट में आएगा दोनों एंड फिक्स्ड सबसे ज्यादा। तो 3142 is the code that you are getting and that is given in your option number C। तो बस इसी तरह से आपको पहले कोड बनाकर फिर आंसर पे टिक करना है ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए आपके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2017 का है। बोलता है कि भैया एक कॉलम दिया गया है जिसकी इफेक्टिव लेंथ L है व्हेन इट्स बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। देखो अगर बोथ एंड्स फिक्स्ड है तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि उस केस में इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होती क्या है, दैट इज l/2, है ना, दैट इज l/2, है ना। अब यहां पर इसको इफेक्टिव लेंथ लिख देता हूं, le लिख देता हूं, है ना। सो इफेक्टिव लेंथ le को ही l लिख रहे, या फिर चलो एक काम करते हैं, इसको l लिख देता हूं और इसको एक्चुअल लिख देता हूं, है ना। कैपिटल और स्मॉल l में कई बार डिफरेंस नहीं समझ में आता है हैंड राइटिंग में, इसलिए यहाँ पर नोटेशन अलग यूज कर रहा हूं। फिर आगे बोलता है दैट व्हाट विल बी द न्यू इफेक्टिव लेंथ इफ वन ऑफ द एंड बिकम हिंज्ड। भाई कोई एक एंड हिंज्ड बन जाए, मतलब एक एंड तो आपका फिक्स्ड है और दूसरा एंड कैसा हो जाएगा, जो कि पहले था फिक्स्ड अब हो गया है हिंज्ड। तो इस केस में मेरे को बता सकते हो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या होगी। इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होती है सर LA/√2। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां से LA की वैल्यू क्या आ रही है, 2l, है ना। तो इधर पुट कर देता हूं 2l डिवाइडेड बाय √2। तो दिस इज कमिंग अप एज l√2। अब देखो √2 की वैल्यू क्या होती है, तो √2 की वैल्यू होती है सर इसके लिए 1.414 इंटू l। अब 1.414 तो नहीं है, 1.41 जरूर दिख रहा है, गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। तो देखो इस तरह से एक कॉलम और दूसरी एंड कंडीशन को रिलेट करने के सवाल भी आ सकते हैं, और ये आया भी है 2017 में। बट ये एकमात्र सवाल नहीं है, ऐसे रिलेट करने वाले और भी क्वेश्चन हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है 2017 का। बोलता है कि भैया एक कॉलम जिसका मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ है वो कौन सा होता है। तो देखिए अगर दोनों एंड अगर फिक्स्ड है तो उस केस में इक्विवेलेंट लेंथ होती है l/2। ठीक है, इन द सेम वे अगर मान लीजिए एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड हिंज्ड हो तो लेंथ की वैल्यू होती है l/√2। फिर इसके अलावा एक एंड हिंज्ड है और दूसरा भी हिंज्ड है तो इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू होती है l। एक एंड अगर फ्री है और दूसरा फिक्स्ड है तो उस केस में वैल्यू होती है इक्वल्स टू बी 2l।
तो पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ, मतलब एक एंड फ्री और दूसरा एंड फिक्स्ड, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। वैसे ऐसा ही एक क्वेश्चन इसके पहले भी आया है, बट आई होप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आई होप आप समझ पा रहे हो क्यों ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है, ताकि आप खुद की स्पीड बढ़ा पाओ। देखो इवन ये जो सेशन है इसमें भी मैंने पहले पहले जो क्वेश्चंस करवाए उनकी स्पीड कम रखी, आपको समझ में आया। अब मैं स्पीड बढ़ा भी दिया हूं तो भी आपको समझ आ रहा है। रीजन क्या है, एक जैसे ही क्वेश्चंस बार बार आते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा जल्दी काम करता है। तो यही एक्चुअली मेन रीजन है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी एक सब्जेक्ट पे 1000, 1200, 1500 क्वेश्चंस कर लिए हैं ना, तो फिर एग्जाम टाइम पर जाकर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी अलोंग विद द एक्यूरेसी। ठीक, चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर बोलता है 2017 का, दैट अ कॉलम ऑफ लेंथ एल विथ बोथ एंड्स फिक्स्ड। ओके, एक एल लेंथ का कॉलम है जिसके दोनों ही एंड्स कैसे हैं, फिक्स्ड हैं। तो एफ आई लिख देता हूं और एफ आई लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो ये शॉर्ट में लिखने का तरीका भी खुद ही से अपना आप डेवलप हो जाता है। अधिकतर स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, सर ये शॉर्ट ट्रिक बता दो। अरे शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, उतना आप खुद ही अपने आप उस सॉल्यूशन को शॉर्ट से शॉर्ट में बनाने की कोशिश करते हो। तो जितने क्वेश्चंस करोगे उतने शॉर्ट ट्रिक्स आप खुद ही अपने आप डेवलप कर लोगे। किसी और के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोलता है, मे बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू अ कॉलम ऑफ लेंथ डैश विद बोथ एंड्स हिंज्ड। तो देखो अगर दोनों ही एंड्स हिंज्ड है ना, तो ये बताओ पहली बात तो दोनों एंड्स अगर फिक्स्ड है तो उस केस में क्रिपलिंग लोड कितना होगा, दैट इज 4 पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। ठीक है, एल कैपिटल एल है। अच्छा, दोनों एंड्स अगर फिक्स्ड है तो उसकी मैं मान लेता हूं कि इसकी लेंथ है एल डैश। ठीक है, तो इसका क्रिपलिंग लोड क्या होगा, तो दोनों एंड्स अगर यहाँ पर हिंज्ड है तो फॉर्मूला होता है एल डैश का स्क्वायर, नीचे लिख देता हूं। बट मैंने क्या बोला कि भैया ये दोनों इक्वल इक्वल लोड कैरी करते हैं, तो अगर इक्वल लोड कैरी करते हैं इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या पूछ रहा था कि भैया एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इजीली लिख सकते हैं एल डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बी एल स्क्वायर बाय 4। इसका मतलब कि एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बाय 2 हो जाएगी। एल डैश मतलब क्या है, ये आपके बोथ एंड हिंज्ड वाले कॉलम की लेंथ है ना। तो अगर आपने एक फिक्स्ड की जगह बोथ एंड हिंज्ड वाला कॉलम ले लिया और चाहते हो सेम लोड लग जाए, तो कॉलम की लेंथ को कम करना पड़ेगा। ठीक है, सो कॉलम की लेंथ को कितना कर दिया आपने, आधा कर दिया, दैट इज एग्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। देखो अगेन दो अलग अलग एंड कंडीशंस को कंपेयर करने वाला क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2018 का है, बोलता है भैया इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम एल हैविंग बोथ द एंड्स फिक्स्ड इज। भैया बोथ एंड फिक्स्ड है, ऑलरेडी बता चुका हूं, कितनी बार बताऊं, इक्विवेलेंट लेंथ क्या हो जाती है, एल बाय 2 होती है। सर अगर बोथ एंड हिंज्ड होते हैं तो वैल्यू क्या होती है, एच एल होती है। अच्छा, एक एंड एच है और एक एंड अगर आपका फिक्स्ड है तो लेंथ क्या होती है, दैट इज योर एल बाय रूट 2। अगर एक एंड फ्री है और दूसरा फिक्स्ड है तो वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू बी 2l। चार कंडीशन, बस ये चार कंडीशन याद रख लीजिए, है ना। तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ याद करके जाना होता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसका मेन फायदा यही है कि आपको ये चीज पता चल जाएगी कि किस पार्ट से किस तरह के क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो भी ज्यादा पूछा गया है अभी तक उसको ज्यादा अच्छे से रिवाइज करो, और जिसपे क्वेश्चंस कम है या फिर ना के बराबर है उसको थोड़ा कम रिवाइज करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूं कि छोड़ देना है उसको, छोड़ने का कुछ नहीं बोल रहा हूं, बट उसको कम रिवाइज करेंगे तो भी काम चलेगा। अभी फिलहाल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज एल बाय 2, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये है आंसर अभी फिलहाल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, दैट द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम इज 0 व्हेन। भाई एक बात बताओ, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता था, दैट इज इफेक्टिव लेंथ अपॉन अपॉन आर मिनिमम। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर आपको ये चीज बोल रहा हूं कि स्लेंडरनेस रेशियो बताता है कि कितना बकलिंग होने की प्रोबेबिलिटी है,
अगर स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा था, इसका मतलब क्या था कि हम लोग बोलते थे कि भैया कॉलम इज लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग कॉलम की बकलिंग होने की संभावना ज्यादा है। तो मैं लैम्डा के बारे में क्या बोल सकता हूं, दैट इट इंडिकेट्स द चांसेस ऑफ बकलिंग, चांसेस ऑफ बकलिंग। ठीक है, तो अगर मैं ये बोल रहा हूं दैट लैम्डा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया ऐसे कॉलम के लिए चांसेस ऑफ बकलिंग क्या होंगी, ऐसे के लिए चांसेस ऑफ बकलिंग क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 0 होनी चाहिए बकलिंग, उसमें हो ही नहीं सकती बकलिंग। ऐसा कब हो सकता है कि बकलिंग बिल्कुल हो ही नहीं सकती? तो ऐसा तब हो सकता है अगर मान लीजिए ये कॉलम है और अगर आप इस पे लोड अप्लाई कर रहे हो, इसमें बकलिंग होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब आप इसको पूरी की पूरी तरह से अलोंग द लेंथ यहां पर इस तरह से लैटरल डायरेक्शन से भी क्या कर दो, सपोर्ट कर दो, ताकि अब ये क्या कर सके, ये लैटरल डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव ना कर पाए। अगर मूव ही नहीं कर सकते, लैटरली कहीं आड़ा टेढ़ा हो ही नहीं सकता, तो बकलिंग होने की बात ही कहां से आती है ना? तो अगर इस तरह का कॉलम है तो उसमें कोई बकलिंग की संभावना नहीं होगी। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दैट फॉर अ कॉलम whose whole length is whose whole length is laterally supported from all sides, क्योंकि भैया अगर एक भी कोई साइड छोड़ दी ना तो उस डायरेक्शन में बकल हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम ऑल साइड्स। उसके लिए क्या देखने को मिलेगा, उसके लिए देखने को मिलेगा दैट द चांसेस ऑफ बकलिंग इज 0, और उसकी के लिए लैम्डा की वैल्यू 0 हो सकती है। तो आंसर क्या है यहां पर दिख रहा है आप लोगों को, 2018 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन बोलता है दैट द इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ। भैया ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर इफेक्टिव लेंथ है तो आर की वैल्यू तो होगी, है ना? लार्ज लेंथ है, अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा की वैल्यू तो बढ़ेगी, है ना? तीसरा बोल रहा है लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन। भैया एल और आर बराबर भी कर दोगे तो भी इफेक्टिव, तो भी हमारा सिलेंडरनेस रेशियो क्या आएगा, 1 तो आएगा ही ना। 0 पूछ रहा था, 0 के लिए इनमें से कोई भी कंडीशन सही नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है। मैं कंडीशन होती क्या है वो मैंने आपको समझाया है, कि अगर मान लीजिए जैसे ये पेन है ना, वैसे ये तो बकल करेगी नहीं, है ना, लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई लीड ली होती, वो जो बॉल पेन की लीड आती है ना, वो ले ली होती तो वो बकल कर जाती है ना। लेकिन अगर मान लीजिए उस लीड को मैंने सब जगह से पकड़ लिया ऐसे हाथ से, अब करवाओ बकल करके ऊपर से लोड लगाकर, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ का सपोर्ट है पूरे में। तो अगर इस तरह से लैटरल सपोर्ट दे दिया जाए कॉलम को, तो उसमें कोई भी कभी भी बकलिंग होने की संभावना नहीं बचती है। तो उसके लिए होता है लैम्डा की वैल्यू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 2018 का, अगेन देखो कंपेयर करने के लिए सवाल है। इक्वलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ L having one end fixed and another end hinged is, क्या होता है इसके लिए सर, L बाय सॉरी, वन एंड फ्री बोला है, एक एंड फिक्स्ड बोल दिया है और दूसरा एंड क्या है, फ्री है। देखो भैया इस तरह से गलती हो सकती है ना? कैसे गलती हो सकती है सर, क्वेश्चन ही पूरा ना पढ़ो और टिक कर दो, हो सकता है ना, बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए एक एंड फ्री है तो उस केस में आंसर क्या आता है, दैट इज इक्वल्स टू बी 2L। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या आती है, 2L के बराबर आती है, विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। तो बड़ा आसान था इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर टिक करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है भैया, 2018 का क्वेश्चन है, दैट द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ L हैविंग वन एंड फिक्स्ड एंड अनदर एंड हिंज्ड। तो भैया एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड हिंज्ड है, तो इस केस में आंसर क्या आएगा सर? इस केस में लेंथ आ जाएगी इक्विवेलेंट लेंथ, सॉरी यहाँ पर इक्विवेलेंट लेंथ बोल देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू बी L बाय √2। मैंने सारे केसेस आपको वैसे भी याद करवा दिए, इसलिए ज्यादा सारे केसेस हर बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई होप याद हो चुका है। L/√2 कौन सा ऑप्शन है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है, 2018 का क्वेश्चन है, दैट द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ L हैविंग बोथ एंड हिंज्ड। भैया दोनों एंड अगर हिंज्ड है तो उस केस में यहाँ पर इक्विवेलेंट लेंथ क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू बी और L। ठीक है, L। क्यों? क्योंकि सर इसमें क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। पहले ही बता चुका हूं यार सारी चीजें आपको,
तो अब तो आई होप शायद ये क्वेश्चन बड़े इजी हो रहे होंगे, और एक्चुअली बात मानो सारे एसएससी जेई के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते, कोई बहुत ज्यादा भारी भरकम सवाल नहीं मिलते हैं। टाइम भी कम होता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत सीरियस हो, कहीं कोई टाइम वेस्ट नहीं करोगे आप। और अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी फटाफट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 2019 का, दैट व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम विद बोथ एंड्स हिंज्ड। भाई अगर दोनों एंड हिंज्ड हैं, ये वाला कॉलम है, तो उसके लिए क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला क्या होगा। अभी भैया पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया मैंने आपको, है ना, पिछले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लिखकर दे दिया, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी ऐसा कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है, ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, और ऐसा भी कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है एक्चुअली, कोई दूसरे केस में भी नहीं पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का, क्या बोलता है दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट लेंथ and actual length for a column with one end fixed and another free। तो भैया एक एंड फ्री है और दूसरा एंड फिक्स्ड है, तो उस केस में यहाँ पर इक्विवेलेंट लेंथ क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू बी योर 2l। और अगर क्रिपलिंग लोड की बात कर ले तो दैट इज इक्वल्स टू बी योर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4l स्क्वायर होता है। तो भैया ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, एग्जैक्टली दिख रहा है 2l किसमें, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भैया 2017 का क्वेश्चन। देखो एक जैसे ही क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोलता है बट व्हेन बोथ एंड्स ऑफ अ कॉलम आर फिक्स्ड द क्रिपलिंग लोड इज एफ। देखो भैया क्या बोल रहा है, एफ मतलब क्या है, क्रिपलिंग लोड ऑफ फिक्स्ड एंड फिक्स्ड। ठीक है, क्या होता है इसका क्रिपलिंग लोड, दैट इज 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। फिर आगे बोलता है दैट इफ वन एंड ऑफ द कॉलम इज मेड फ्री। भैया अगर एक एंड फ्री कर दिया जाए, एक एंड फ्री कर दिया मतलब क्रिपलिंग लोड ऑफ फिक्स्ड एंड फ्री। ठीक है, तो इसके लिए क्रिपलिंग लोड क्या होता है, दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4l स्क्वायर। बोलता भैया इसकी वैल्यू एफ के टर्म्स में बताओ। तो obvious सी बात है, दिस विल बी नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी योर 1/16 टाइम्स ऑफ 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, है ना। अब इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने बोला था एज एफ। ठीक है, सो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, एज इक्वल्स टू बी 1/16 टाइम्स ऑफ एफ। ठीक है, अब 1/16 टाइम्स ऑफ एफ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। तो आगे देखो यहाँ पर लोड कंपेयर करने के लिए सवाल था, इसके पहले हमने लेंथ कंपेयर करने वाले सवाल देख लिए थे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई 2017 का क्वेश्चन है दैट अकॉर्डिंग टू द आइलर्स थ्योरी द क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज। भैया बोथ एंड्स अगर फिक्स्ड है तो उसके लिए क्रिपलिंग लोड कितना होता है, बोथ एंड फिक्स्ड मतलब एफ आई कॉमा एफ आई। ठीक है, कितना होता है, दैट इज इक्वल टू बी 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ये होता है हमारा फिक्स्ड एंड्स वाला। दूसरा बोल रहा है क्या कि भाई सिमिलर कॉलम है विद द बोथ एंड्स हिंज्ड, है ना। तो अगर बोथ एंड्स हिंज्ड हो तो उस केस में क्या लिख दूं, एच आई कॉमा एच आई, क्या होती वैल्यू, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू बी 1/4 ऑफ पी सी आर ऑफ योर फिक्स्ड कॉमा फिक्स्ड। पूछा क्या गया था, वापस से समझो जरा भाई। बोलता है कि भैया ये जो फिक्स्ड एंड वाला है उसका कितना टाइम्स, वो कितना टाइम्स होता है एज कंपेयर टू बोथ हैंड्स हिंज्ड। ऑब्वियस सी बात है 4 टाइम्स होता है बोथ हैंड्स हिंज्ड के कंपैरिजन में, है ना। कितना टाइम्स होता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज 4 टाइम्स द क्रिपलिंग लोड फॉर द बोथ एंड्स हिंज्ड। ठीक है, 4 टाइम्स इसमें लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 2018 का, दैट द रेशियो ऑफ क्रिपलिंग लोड्स ऑफ अ कॉलम हैविंग बोथ एंड्स फिक्स्ड, हैविंग बोथ एंड्स फिक्स्ड। इसके लिए पूछ रहा है क्रिपलिंग लोड 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर होता है ना, हैविंग और टू द कॉलम हैविंग बोथ हैंड्स हिंज्ड। बोथ हैंड्स हिंज लिख देता हूं और इसका क्रिपलिंग लोड भी लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू बी पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। बोल क्या रहा है कि भैया इनका आप रेशियो बता दो, तो भैया रेशियो बता दो, चलो इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, दैट इज 4, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी।
आई होप शायद समझ में आ रहा है। बड़े इजी सवाल होते हैं, एक जैसे ही सवाल होते हैं आपके एसएससी जेई में। बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता है पेपर, है ना। लेकिन हाँ, हम लोग क्या है, हम लोग तो प्रीवियस ईयर को भी प्रॉपरली पढ़कर नहीं जाते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली प्रॉपरली तैयारी करते हैं। हाँ, मुझे ये पता है मेरे वीडियोस देखने वाले अधिकतर स्टूडेंट्स जो है ना, वो वही वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो मुझे पता है आप लोगों में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। लेकिन जितने स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं ना एग्जाम में, सारे के सारे नहीं करते। और एक्चुअली जितने स्टूडेंट अपीयर कर रहे हो सारे के सारे मेरे वीडियोस को भी नहीं देखते, है ना। मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी अभी फिलहाल यहाँ पर वीडियो को देखते हैं, वो सभी के सभी थोड़े सीरियस कैंडिडेट्स है। आप लोगों ने शायद इन क्वेश्चंस को देखा होगा, किया भी होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 2014 का क्या बोलता है। दैट 40 सेंटीमीटर डायामीटर सर्कुलर टिम्बर। भैया डायामीटर की वैल्यू क्या दे दी गई है, 40 सेंटीमीटर। लेंथ की वैल्यू क्या दे दी गई है, एज इक्वल टू बी 4 मीटर। तो पूछता है कि इसका स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा। तो देखो स्लेंडरनेस रेशियो आप सबको पता है, दैट इज इक्वल टू बी इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूं आर मिनिमम क्या होता है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी अंडर रूट ऑफ आई बाय ए, है ना। अब सर्कुलर कॉलम है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो सर्कुलर कॉलम के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू बी नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी पाई डी रेस टू पावर 4 बाय 64। एरिया की वैल्यू क्या होती है, पाई डी रेस टू पावर 2 बाय 4। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू बी अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर बाय 16। ठीक है, सॉल्व कर ले तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डी बाय 4। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मेरे को ऑलरेडी डायमीटर दे दिया गया है तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू बी 40 सेंटीमीटर बाय 4, दैट इज इक्वल टू बी 10 सेंटीमीटर। ये तो वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास, आर की, है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन की। पूछ क्या रहा था, स्लेंडरनेस रेशियो। तो एल की वैल्यू देखो जरा कितनी है, 4 मीटर अपॉन आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर में, दैट इज 400 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर। रेशियो क्या आ जाएगा, 40। खत्म कहानी, यही पूछा गया था स्लेंडरनेस रेशियो, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी अगेन, लेकिन थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम पिछले वाले जैसे क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा लेवल है यहाँ पर, कि कम से कम कुछ तो सॉल्व करने के लिए बोला है ना। वैसे इसमें कैलकुलेटर की बिल्कुल कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन है। बोलता है अभी अगेन दैट द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ 5 मीटर, और आगे क्या बोल रहा है, बोथ एंड्स हिंज्ड, बोथ एंड्स हिंज्ड, है ना। तो भैया ये याद करो जरा, इसके लिए एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल लेंथ ही होती है। तो दैट इज इक्वल टू बी और 5 मीटर ओनली। ठीक है, इसी के अलावा क्या पूछ रहा है, स्लेंडरनेस रेशियो पूछ रहा है। तो आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया था कि भैया एक सर्कुलर कॉलम के लिए जो आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, दैट इज इक्वल टू बी और डी बाय 4 आती है। देखो डायमीटर भी दे दिया गया था, दैट इज इक्वल टू बी 16 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको डी बाय 4 कैसे आता है। अब देखो हर बार सेम काम नहीं करना है एग्जाम में। अगर अब आपकी एग्जाम में आया ना ऐसा क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली डी बाय 4 याद रख लीजिए। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया कोई दूसरा शेप ऑफ कॉलम दे दिया तो आपको पता ही नहीं है बिल्कुल, है ना। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अंडर रूट ऑफ आई बाय ए, लेकिन सर्कुलर ही अधिकतर सवाल अगर आ रहा है तो उसकी वैल्यू आप याद रख लो, दैट इज डी बाय 4। सो दैट इज इक्वल टू बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। अब एल इफेक्टिव की वैल्यू मेरे को पता है 5 मीटर है, मतलब 500 सेंटीमीटर है, अपॉन 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 125। 125 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को टिक करते थे। देखो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, इसके पहले जो क्वेश्चन करा सेम है पूरा सॉल्यूशन, लेकिन इसमें टाइम कम लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके जैसा ही एक क्वेश्चन पहले कर चुके हो। दैट इज एक्चुअली द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है। क्या फॉर्मूला है आर का, दैट इज इक्वल टू बी अंडर रूट ऑफ आई बाय ए। पहले ही बता चुका हूं आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए क्या होता है, दैट इज द एरिया। अंडर रूट ऑफ आई बाय ए इज एग्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है कि भी एसएससी जेईई 2014 का क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम इज नोन एज, भैया इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज लैम्डा, और इसी को क्या बोलते हो आप, स्लेंडरनेस रेशियो। तो देखो कितना शानदार लेवल इस एग्जाम का, है ना। ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी है, टेक्निकल पार्ट में सवाल इजी आते हैं, ठीक है। आंसर क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भैया 2013 का, the maximum dimension of a core section for a rectangular cross section under economic loading for on a column of B cross D। देखो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ कोर सेक्शन। अब कोर सेक्शन क्या होता है, इसी को बोला जाता है कई बार कर्नल, या फिर कर्ण भी बोला जाता है, या फिर कोर भी बोला जाता है। अब ये होता क्या है, दिस इज द एरिया और पोर्शन ऑफ cross section where if load is applied there are no chances of tension, जैसा टेंशन क्यों आ सकती है भाई, टेंशन आ सकती है बिकॉज ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो देखो अगर मान लीजिए ये कॉलम है और इस कॉलम के सेंटर से हमने कुछ दूरी पर लोड अप्लाई करा, यहाँ कुछ दूरी मतलब कितनी, दैट इज इक्वल टू बी इसेंट्रिसिटी। तो भैया हम लोगों को ये पता है दैट इस केस में जो टोटल स्ट्रेस आएगा वो डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस और माइनस बेंडिंग स्ट्रेस होगा, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस तो पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों हो सकता है। लेकिन जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस है, क्योंकि लोड कंप्रेसिव है तो डायरेक्ट स्ट्रेस तो कंप्रेसिव ही रहेगा। बट डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट अपॉन जेड, है ना। अब मोमेंट कितना जनरेट होगा यहाँ पर इस केस में, दैट इज इक्वल टू बी और P इंटू ई बाय जेड, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया टेंशन नहीं आनी चाहिए, है ना, मतलब ये जो सिग्मा टी है इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होनी चाहिए। अब अगर मैं बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली केस की बात कर लेता हूं मैं अगर, अब तो मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ, दैट P बाय ए नेगेटिव आ कब सकता था, जब यहाँ पर प्लस किए गए माइनस हो, तो माइनस पीई बाय जेड शुड बी इक्वल टू बी जीरो। भैया ये क्रिटिकल कंडीशन होगी, सेफ कंडीशन ग्रेटर देन जीरो वाली हो जाती, टेंशन अवॉइड करने के लिए कंडीशन। तो इसी को सॉल्व करेंगे यहां से, तो क्या देखने को मिलता है, दैट ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी और जेड बाय ए। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, कौन सा सेक्शन की बात कर रहा है, रेक्टेंगुलर, ये लिखा भैया क्वेश्चन, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। इतना आई होप याद रख सकते हो, कैसे आया मैंने आपको ये समझा दिया है। अब अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करता हूं, जेड की वैल्यू क्या होती है, बी डी स्क्वायर बाय 6, है ना। एरिया की वैल्यू क्या होती है, बी इंटू डी, तो ऑब्वियस सी बात है ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू बी लेसर देन बी डी स्क्वायर बाय 6 डिवाइडेड बाय बी डी। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ई शुड बी लेस देन डी बाय 6, या फिर अगर मान लीजिए दूसरी एक्सेस ले ली तो z की वैल्यू हो जाएगी डी बी स्क्वायर बाय 6, तो उस केस में e की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी बी स्क्वायर बाय 6 डिवाइडेड बाय बी डी, दैट मीन्स e की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू बी डी बाय 6 हो जाएगी। तो ये होता है एक्चुअली कर्नल के लिए कंडीशन, जो मैंने एग्जैक्टली डिराइव भी करके दे दी आपको, ठीक है। बट इसको जब डिराइव करा है तो इसको जरा डायग्राम में भी प्लॉट करके दिखा दिया जाए सर, ठीक है। So let us suppose that this is your rectangular column। इसके लिए कर्नल कहाँ आता है, तो भैया कर्नल आता है सेंटर में। किस तरह का कर्नल होता है, तो भैया ये होता है कुछ इस तरह का, देखिए जरा, ये कुछ इस तरह का कर्नल देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब ये जो पर्टिकुलर कर्नल है इसमें ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कौन सा डिस्टेंस की वैल्यू, सर ये वाले डिस्टेंस की वैल्यू, ये डिस्टेंस होता है b बाय 6, और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज d बाय 6। अच्छा टोटल विड्थ की बात कर लेंगे तो ये डिस्टेंस टोटल कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी b बाय 3, है ना, b बाय 6 एक तरफ, b बाय 6 दूसरी तरफ, है ना। मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कितनी हो सकती है, b बाय 6 हो सकती है, उससे ज्यादा अगर हुई
तो टेंशन आ सकती है। मतलब अगर आपने लोड इधर अप्लाई कर दिया तो टेंशन आएगी, इधर अप्लाई कर दिया तो टेंशन आएगी, इधर अप्लाई कर दिया तो टेंशन आएगी। कहाँ लोड अप्लाई करोगे तो टेंशन नहीं आएगी, इधर कहीं पे भी अगर आपने लोड अप्लाई कर दिया तो टेंशन जनरेट नहीं होगी कॉलम में। सो आंसर मिल चुका है हमें फिलहाल यहाँ पर, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। क्यों बोल रहा है, ये पूछ रहा था कोर की मैक्सिमम डायमेंशन, तो कोर की डायमेंशन पूछ रहा है, इसेंट्रिसिटी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का है। क्या बोल रहा है कि भाई अगेन देखो रेक्टेंगुलर कॉलम है, डायग्राम देखकर ही समझ में आ रहा होगा बात, है ना। अब रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही समझा दिया, डेरिवेशन भी करके बता दिया और डायग्राम भी बता दिया। क्या बोल रहा है कि टू अवॉइड टेंसाइल स्ट्रेस, देखो यहां पढ़ो, अवॉइड टेंसाइल स्ट्रेस इन द शॉर्ट कॉलम इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन, ई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बी बी बाय 6, या फिर ई की वैल्यू डी बाय 6 से भी कम होनी चाहिए। ठीक है, अब बी बाय 6 या डी बाय 6 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम को समझकर, डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं है मुझे क्योंकि आंसर पता है सर ऑलरेडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का है, बोलता है दैट द कोर ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन शॉर्ट कॉलम इज अ सर्कुलर एरिया हैविंग अ डायमीटर ऑफ। तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर ये सर्कुलर एरिया है तो इसका जो कर्ण होता है ना, या फिर कोर जो होता है, वो कुछ इस तरह का सर्कुलर ही होता है। तो दिस इज एक्चुअली द कर्ण ऑफ योर सर्कुलर एरिया, ये बोल रहा है। तो ये पूछता है कि भैया इसका डायामीटर क्या होगा, डायामीटर ऑफ कोर कितना है। अगर डायामीटर ऑफ सर्कल है डी तो अगेन मैंने आपको क्या बोला था कि भैया ई की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बी क्या होनी चाहिए, जेड बाय ए होनी चाहिए। फॉर सर्कुलर कॉलम अगर मैं बात करता हूं, जेड की वैल्यू क्या होगी, तो जेड इज नथिंग बट दैट इज आई बाय बाय मैक्स, है ना, आई बाय बाय मैक्स। फॉर सर्कुलर आई की वैल्यू क्या होती है, पाई डी रेज टू पावर 4 बाय 64, और वाई मैक्स की वैल्यू क्या होती है, डी बाय 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई डी क्यूब बाय 32। ठीक है, एरिया की वैल्यू क्या होती है सर, पाई डी स्क्वायर बाय 4। पुट कर देते हैं वैल्यूज को यहाँ पर, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज पाई डी क्यूब बाय 32 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4। इसका मतलब ई की वैल्यू डी बाय 8 से कम होनी चाहिए। मतलब इसेंट्रिसिटी यहां से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, डी बाय 8। कितना हो सकता है, डी बाय 8, ये डिस्टेंस मैक्सिमम। दिस इज इक्वल टू बी डी बाय 8। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरा यहाँ पर अगर मैं डायमीटर ऑफ कोर की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ कोर विल बी नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी, दैट इज इक्वल टू बी ट्वाइस ऑफ डी बाय 8, दैट इज इक्वल टू बी, अच्छा इसको स्मॉल डी लिख दिया मैंने, आई होप शायद समझ में आ गया है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल डी लिखना चाहिए था आपके यहाँ पर, है ना। तो इज इक्वल टू बी क्या आ जाएगा, डी बाय 4। ठीक है, दिस इज द डायमीटर ऑफ कोर। क्लियर, पूछा यही गया था, डी बाय 4 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप शायद समझ में आया है कि ये जो हमने फॉर्मूले अभी यहाँ पर याद करने की कोशिश करी होगी आप लोगों ने, क्या सच में ये याद करने की जरूरत है कि डी बाय 4 या डी बाय 8 याद करने की जरूरत है। सिंपली क्या याद रखोगे, व्हाट इज द कंडीशन जो मैंने आपको याद करवाई अभी, ये कंडीशन याद करवाई है। तो व्हाट इज द कंडीशन जो आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है भैया, सब कुछ याद नहीं रख लेना है। मेमोरी बहुत कम है आपकी, ठीक है, मेरी भी, सबकी वेपराइज हो जाता है जो भी मेमोरी में आप डालने की कोशिश करते हो। तो जितना हो सके मेमोरी में स्टोरेज कम रखो, लॉजिकल एबिलिटी ग्रो करो, और लॉजिकल एबिलिटी तभी ग्रो होगी आपकी जब आप सारी बातों को, सारे कंसेप्ट को लॉजिकली समझोगे। तो मैंने इसके लिए आपको डेरिवेशन पूरा समझाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भैया फॉर अ सर्कुलर कॉलम विद डायमीटर डी और कंप्रेसिव लोड W at an eccentricity E, the diameter of the core section is। भैया अगेन सेम क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द कोर सेक्शन क्या होगा, तो भैया मैंने आपको पहले ही बता दिया, ई मैक्स की वैल्यू होगी डी बाय 8 और डायमीटर ऑफ कोर की वैल्यू होगी डी बाय 4। दिख भी रहा है ऑप्शन में कौन सा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट 2017 का, दैट इन केस ऑफ इसेंट्रिसिटी लोडेड स्ट्रट्स डैश इज प्रेफर्ड।
क्या प्रेफर किया जाता है, डैश प्रेफर किया जाता है। तो भैया एक बात बताओगे जरा मेरे को, जब मैंने आपको ये चीज बोली है कि भैया ई मैक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी जेड बाय ए होनी चाहिए, ये बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो जेड होता क्या है पहले ये बताओ। चलो जेड क्या होता है, दैट इज सर आई बाय वाई मैक्स, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि सर ज्यादा इसेंट्रिसिटी तभी दी जा सकती है जब आई की वैल्यू ज्यादा है। जितना आई ज्यादा होगा उतना अच्छा हमारे लिए। यस और नो, मैं क्या लिख दूं, मोर आई इज प्रेफर्ड, यस और नो। अच्छा सर चलो यहां से नहीं समझ में आता आई ज्यादा क्यों प्रेफर किया जाता है, तो दूसरी चीज और समझ लो, क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला पढ़ लो चलो, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। सर बकलिंग लोड भी अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो उस वो भी क्या है, मैक्सिमम बकलिंग लोड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना अच्छा है हमारे लिए, उतना सेफ होगा मेरे लिए कॉलम, आया ना। ठीक है सर। अब देखो आई की वैल्यू ज्यादा किसके लिए होगी, जिसमें ज्यादा एरिया ज्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। क्या बोल रहा है सुनो जरा, इफ मोर एरिया, इफ मोर एरिया इज प्रेजेंट at larger radial distance, larger radial distance, then I will be more, then I will be more। अब इस बात को अच्छे से याद रख लो, जितना ज्यादा डिस्टेंस पर हमारा मास प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा आई की वैल्यू होगी। क्यों सर, पढ़ा हुआ है क्या ये, ए इंटू आर स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब क्या है सर, हमारा आई की वैल्यू भी ज्यादा होगी। लेकिन अब बात समझो, देखो अगर मैं यहाँ पर हॉलो सेक्शन और सॉलिड सेक्शन को कंपेयर करूं, ये है आपका सॉलिड, ये है आपका हॉलो, ठीक है। थोड़ा सा हॉलो गड़बड़ दिख रहा है, चलेगा, समझ में आती है बात। तो अब ये बताओ जरा, सेम वेट सेम वॉल्यूम अगर मैं ले लूं तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो रेडियस आएगा सॉलिड का और इसका जो रेडियस आएगा हॉलो का, फॉर सेम वेट मैं क्या बोल सकता हूं, क्या दोनों का यहाँ पर रेडियस सेम रहेगा? नहीं सर, क्योंकि हॉलो में बीच में कुछ स्पेस खाली है तो उसका बड़ा सर्कल बनाया जा सकता है। इसका मतलब कि मैं यहां पर क्या बोल सकता हूँ, रेडियस ऑफ हॉलो विल बी मोर देन रेडियस ऑफ सॉलिड, यस और नो। और so, जितना ज्यादा रेडियस इसका मतलब उतना ज्यादा रेडियल डिस्टेंस पे मास प्रेजेंट है। छोटे रेडियस पे मास बिल्कुल नहीं है हॉलो में, बड़े रेडियस पे मास ज्यादा है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड की, तो सॉलिड सर्कुलर में तो सर पास पास में भी सॉलिड है और दूर जाते तब भी मटेरियल है। एक्चुअली वहां पर ज्यादा डिस्टेंस तक मटेरियल नहीं जा पा रहा है फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब कि इस केस में आई की वैल्यू क्या रहेगी, सॉलिड सर्कुलर की कम होगी। रेक्टेंगुलर या फिर ट्रायंगुलर की बात करें तो उनमें और ज्यादा कम होती है ना। तो आंसर मिल चुका है, दैट इज योर हॉलो सेक्शन, जिसके लिए आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2017 का क्वेश्चन है, बोलता है रेफर टू रैंकाइंस एम्पिरिकल कोरिलेशन। रैंकाइंस का जो कोरिलेशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, पहले ये समझो। रैंकाइंस कोरिलेशन इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर द इंटरमीडिएट कॉलम्स। अब देख रहे हो तुम, सवाल अब आया है रैंकाइंस पर, मतलब पूरे सेशन में सारे क्वेश्चंस किस पर थे, ऑन द आइलर्स थ्योरी। रैंकाइंस थ्योरी पर एक सवाल है सर, ये एकमात्र सवाल है रैंकाइंस थ्योरी पर, और उसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं पूछा। क्या पूछा है वो सुनो जरा। तो ये इंटरमीडिएट कॉलम के लिए एप्लीकेबल होता है और इसके हिसाब से क्रिपलिंग भी हो सकती है और क्रशिंग भी हो सकती है। एंड द रैंकाइंस लोड इज गिवन एज द समीशन ऑफ इनवर्स ऑफ क्रिपलिंग लोड एंड द क्रशिंग लोड, एंड द क्रशिंग लोड, ठीक है। क्रिपलिंग को क्रिप लिख देता हूं। और जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आती है, ठीक है, देखो क्रिपलिंग की वैल्यू तो आपको पता है, दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर होती है। पर अगर मैं ओवरऑल इक्विवेलेंट लोड की बात करता हूं तो दैट इज गिवन एज एफ सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू लैम्डा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब पूरा मैं डेरिवेशन नहीं समझा रहा हूं आपको, बट इसमें ये जो दिख रहा है ना आपको ए, ये ए की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है,
ए की वैल्यू पूछ रहा है कि भैया ए की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ए की वैल्यू डिपेंड करती है अपॉन द मटेरियल। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लूं ए होता क्या है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी एफ सी अपॉन पाई स्क्वायर ई, ये होता है। जिसके लिए भी ई ज्यादा उसके लिए ए की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, जिसके लिए भी ई की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए ए की वैल्यू छोटी होगी। लेकिन अगर मैं अब आपको ई की वैल्यू की बात करूं, ई इज द यंग्स मॉडुलस, है ना, तो ई की वैल्यू क्या होती है कास्ट आयरन के लिए, कास्ट आयरन के लिए वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, वहीं इसके अलावा रॉट आयरन भी दिया गया है ऑप्शन में, तो रॉट आयरन के लिए वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू बी और अराउंड 1.9 इंटू 10⁵। इसी के अलावा अगर मैं माइल्ड स्टील की बात कर लेता हूं, तो माइल्ड स्टील के लिए वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू बी और 2.1 इंटू 10⁵। अधिकतर न्यूमेरिकल में आपने 2 ली होगी। ठीक है, इसी के अलावा टिम्बर की बात कर ले, क्योंकि टिम्बर भी दिया गया है ऑप्शन में, तो टिम्बर की बात कर लेंगे तो दैट इज इक्वल टू बी 0.15 इंटू 10⁵। ठीक है, मतलब क्या है कि सर ई की वैल्यू जिसके लिए भी सबसे ज्यादा उसके लिए ए की वैल्यू कम। पूछा क्या गया है कि भैया ए की वैल्यू लीस्ट किसके लिए होगी, अगर ए की वैल्यू लीस्ट चाहिए फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, ई ऑफ मटेरियल शुड बी मोर, ई ऑफ मटेरियल शुड बी मोर। यस और नो, बात समझ में आ रही है। और सबसे ज्यादा ई किसका है, दैट इज स्टील, दैट इज स्टील। स्टील जो हमारा है ना माइल्ड स्टील एक्चुअली, उसके लिए ई की वैल्यू सबसे ज्यादा है इस पूरे चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो देखो मैंने आपको समझाया तो सब कुछ है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर काम क्या आना था, ई की वैल्यूज। तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ सर मुझे ई की वैल्यूज याद रखनी चाहिए। अब ई की वैल्यूज याद रखने के लिए मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बोला था, तो अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस पर आ चुके हो और आपने पहले चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं करे हैं जिसमें यंग्स मॉडुलस इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ते थे, तो भैया मेरे पहले वो वाले क्वेश्चंस भी देख लो, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के तो सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे ना आपके एग्जाम में। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे, तो सिर्फ ये सेशन देखने वाले अगर कोई स्टूडेंट है ना, वैसे तो इतने इनडिसिप्लिन कम ही है मेरे स्टूडेंट्स में, लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसा इनडिसिप्लिन दिखाया है बाय मिस्टेक, फर्स्ट वाले सेशन से शुरू करो और फिर इस सेशन पर आइएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इस सेशन को यहीं एंड कर रहा हूं। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।